लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को काफ़ी हद तक समझ लिया था। हमने देखा था कि हमारे पास एक स्क्रीन है जिसमें हम लोगों ने 2 स्लिट्स इस्तेमाल की हैं और इन दोनों स्लिट में से जब वेव्स पास करती हैं तो इन दोनों ही में से वेव्स पास करने के बाद आपस में इंटरफेरेंस करती हैं और इनकी इंटरफेरेंस से हमारे पास यहाँ स्क्रीन के ऊपर ब्राइटनेस और डार्कनेस प्रोड्यूस हो जाती है। इस स्क्रीन पर यहाँ पर हम कोई एक पॉइंट पी मार्क कर लेते हैं और इस पॉइंट पी पर हमारे पास हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास इंटरफेरेंस हो रही है। जैसे कि आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि काफ़ी पॉइंट पर इंटरफेरेंस हो रही होती है, जिसमें कुछ पॉइंट पर डिस्ट्रक्टिव और कुछ पॉइंट पर जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होती है। लेट्स से कि S1 से भी एक वेव यहाँ पर आती है पॉइंट पी पर और S2 से भी एक वेव आती है यहाँ पर ही पॉइंट पी पर और दोनों आपस में इंटरफेरेंस करते हैं और यहाँ पर हमारे पास ब्राइटनेस या डार्कनेस प्रोड्यूस हो जाती है। जैसे कि अगर मैं आपको एक एनिमेशन दिखाऊं कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जैसे कि आप इस एनिमेशन से देख सकते हैं कि जब दो सोर्सेस S1 और S2 जो कि स्लिट्स की तरह स्क्रीन के अंदर मौजूद हैं, उनसे जब वेव्स प्रोड्यूस होते हैं वापस में इंटरफेरेंस करती हैं तो हमारे पास इस तरीके से डिफ्रैक्शन और वो जो है इस तरीके से कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होती है। जहाँ पर हमारे पास डार्कनेस आ रही है मीन्स वो ये शो करना चाह रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फिनोमेना हो रहा है और जहाँ पर आपके पास ये पर्पल और पिंक पिंक शेड आ रहा है ये ब्राइटनेस को शो कर रहे हैं, जो कि ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये एक S1 स्लिट ले ली और S2 स्लिट ले ली और इन दोनों से जब वेव्स निकलती हैं तो वो एक स्क्रीन पर हासिल हुई जहाँ पर हमने एक पॉइंट P को मार्क कर लिया जहाँ पर इन दोनों स्लिट से निकलने वाली वेव्स ने आपस में इंटरफेरेंस किया। अब अगर हमें ये मालूम करना हो कि आया कि पॉइंट P पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो इसके लिए तो हमें पाथ डिफरेंस का मालूम होना चाहिए। पाथ डिफरेंस के अलावा हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि दो स्लिट्स के दरमियान यानी कि S1 स्लिट और S2 स्लिट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है इसे हम लोग D से रिप्रेजेंट करते हैं, ये स्मॉल d से, कि ये इन दोनों के दरमियान जो है वो डिस्टेंस है। और स्क्रीन से लेकर यानी कि स्लिट से लेकर स्क्रीन तक का जो डिस्टेंस होता है उस स्क्रीन तक जहाँ पर जाकर हमें इंटरफेरेंस का पता चलता है कि ये कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव, वहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसे हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरह कैपिटल L से, जो कि स्लिट और स्क्रीन के दरमियान का डिस्टेंस है। अगर मुझे सिंपली पाथ डिफरेंस बताना हो कि यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है या डिस्ट्रक्टिव, उसके लिए अगर मुझे पाथ डिफरेंस बताना हो तो यहाँ पर मैं इजीली लिख सकती हूँ कि पाथ डिफरेंस का मतलब मुझे मालूम है कि एक वेव दूसरी वेव से कितनी आगे या कितनी पीछे है। जैसे कि अगर ये इस तरह से सिचुएशन हो कि एक वेव आपके पास इस तरह से है और दूसरी वेव जो है वो इस तरह से जा रही हो कि ये उसका क्रस्ट है और ये उसका ट्रफ है, तो आपको अगर पाथ डिफरेंस बताना हो तो आप ये कहेंगे कि अगर ये वेव A है और ये वेव B है तो आप ये कहेंगे कि जो वेव B है वो वेव A से λ/2 पार्ट, क्योंकि ये इतना हिस्सा आ गया है तो आप यही कहेंगे ना कि ये λ/2 हिस्सा जो है वो वेवलेंथ A से आगे जा रही है, यानी कि वेव की स्पीड एज कम्पेयर टू वेवलेंथ A ज्यादा है और वो कितनी ज्यादा है, वो λ/2 ज्यादा है। सिमिलरली अगर हमें यहाँ पर भी बताना, चूंकि हम बज़ाहिर देख तो नहीं सकते लेकिन हमें चूंकि एक्सपेरिमेंटली इसको बताना है कि जो लाइट वेव्स हैं उनके लिए पाथ डिफरेंस, उनकी इंटरफेरेंस जो होती है डिस्ट्रक्टिव है या कंस्ट्रक्टिव, उनके लिए अगर हम लोगों को पाथ डिफरेंस बताना है तो वो हम किस तरीके से बताएं। यंग्स ने अपने एक्सपेरिमेंट जो किया था इंटरफेरेंस के लिए उसमें उसने बताया था कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है और डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को बाकायदा एक एक्सपेरिमेंट जो कि अभी हम करने जा रहे हैं उस एक्सपेरिमेंट को, इस एक्सपेरिमेंट को यंग्स ने भी किया और ये बाकायदा प्रूफ किया कि जो डिस्ट्रक्टिव जो है पाथ डिफरेंस वो किस तरह से निकाला जा सकता है। अगर मुझे इस केस के लिए पाथ डिफरेंस बताना हो तो वो तो आप मुझे बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। पहले मुझे इस चीज़ को यहाँ से रिमूव कर लेना चाहिए ताकि हम आसानी से अपना काम कर सकें। अगर इस सिचुएशन के लिए मुझे पाथ डिफरेंस बताना हो तो आप आसानी से बता सकते हैं कि S2P जो है S2P माइनस S1P किया जाए तो हमारे पास यहाँ पर जो आंसर आएगा वो हमें बता दिया वो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है।
अब S2 इंटू पी हम लोगों ने इसलिए पहले लिखा क्योंकि बज़ाहिर हमें देखने से भी S2P बड़ी वेवलेंथ लग रही है। हो सकता है ये 3 लैम्डा हो, 4 लैम्डा हो या 5 लैम्डा हो, और S1 इंटू पी हमें छोटी वेवलेंथ लग रही है। इसलिए माइनस साइन के चक्कर से बचने के लिए हम लोगों ने S2P माइनस S1P लिख लिया है। इस तरह से तो मेरे पास पाथ डिफरेंस निकल आता है। लेकिन अगर मुझे ये मालूम करना हो कि ये जो S2P है ये S1P से कितनी बड़ी है, तो मुझे क्या करना चाहिए? जैसे कि अगर आपको मैं ये कहूँ कि ये आपके पास एक लाइन है, लेट्स से कि ये आपके पास 10 मीटर की एक लाइन है, और इसमें से आपको 3 मीटर जो है, ये 3 मीटर एक अलग बाउंड्री में आता है। तो आपको ये बताना हो कि आपकी बाउंड्री में कितनी लाइन रह जाती है, तो आप यूं ही करेंगे ना, 10 में से 3 माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो 7 मीटर आएगा आप ये कहेंगे कि जी अब ये बाउंड्री आने से, दरमियान में दीवार खड़ी हो जाने से या कुछ भी होने से हमारे इलाके में जो दीवार बचती है या जो लेंथ है वो 7 मीटर है। सिमिलरली ये केस हम यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर मुझे S2P को बताना है कि S2P S1P से कितनी बड़ी है, तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि S1 से मैं एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर S2P पे गिरा लूं। जब मैं ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पर गिराती हूँ, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ एंगल थीटा भी फॉर्म होता होगा, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पर आके 90 का एंगल बना लेता है। जैसे कि इस तरह से अगर मैं इस डायग्राम को यहाँ पर बनाऊं, तो ये कुछ इस सिचुएशन की बनती है, इस तरह से, और ये इस तरह से। ये आपके पास वो एंगल थीटा है जो फॉर्म हो रहा था S1 पॉइंट पर, यानी कि मुझे ये कहना चाहिए ये S1 है, ये हमारा S2 है। और ये अब देखा जाए तो ये जो चीज होती है जिसके साथ एंगल फॉर्म हो रहा होता है, इसे हम लोग कहते हैं कि ये चीज हमारी बेस है, तो मुझे कह देना चाहिए ये चीज हमारी बेस है। और ये जो मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिराया है S1 से, इसे मुझे कहना चाहिए ये S1Q है, यानी कि पॉइंट Q पर मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिराया है S1 से S2P पर, तो ये मेरा Q हो गया। अब आपको मालूम है कि बेस वाली लाइन के साथ जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, जो कोई ना कोई एंगल फॉर्म कर रही होती है, जैसे कि यहाँ पर 90 का एंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये चीज हमारी परपेंडिकुलर होती है। और बेस के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे, इस तरफ जो बेस के साथ होती है, इस चीज को हम लोग कहते हैं कि यह हाइपोटेन्यूज है। और हमें मालूम है S1 S2 के दरमियान ये जो जितना भी डिस्टेंस है, इसे हम लोगों ने कैपिटल स्मॉल d से रिप्रेजेंट किया था, और S2 और Q ये हमारा जो है परपेंडिकुलर हो गया, और S1 इंटू Q ये चीज हमारी बेस हो गई। अगर अब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इस्तेमाल करके इस तरह की रेशियो बनाऊं कि जिसमें मेरे पास अब मुझे हाइपोटेन्यूज चाहिए, चूंकि बेस के पास तो कोई ऐसा पॉइंट है ही नहीं जो यहाँ पर मुझे चाहिए हो, मुझे ऐसी रेशियो चाहिए जिसमें मेरे पास d भी निकलता हो और मेरे पास ये हिस्सा भी मालूम हो जाए S2 इंटू Q, क्योंकि इन दोनों वेवलेंथ में S1P में और S2 इंटू P में सिर्फ यही वाला हिस्सा है जो ज्यादा आ रहा है S2P में, तो मुझे ये हिस्सा मालूम करना है कि ये कितना ज्यादा है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर ऐसी रेशियो लिखनी चाहिए जिसमें S2Q का फैक्टर आता हो और D का फैक्टर भी आता हो। तो याद करना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिसमें हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर आता हो। आपको याद है कि हमारे जो साइन थीटा की जो रेशियो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होती है। परपेंडिकुलर इस केस में हमारे पास S2 इंटू Q है, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास स्मॉल d है, और जो साइन थीटा है वो एज इट इज ही रहेगा। यानी कि अगर मुझे ये बताना हो कि हमारे पास S2P S1P से कितना ज्यादा है, तो यहाँ पर मुझे लिख देना चाहिए कि S2Q है वो बराबर आता है d साइन थीटा। तो ये तो S2Q की मेरे पास वैल्यू आ गई। और अगर इस सिचुएशन से मैं S2Q बताना चाहूँ, इसी वाली बात को मद्देनजर रखते हुए, जैसे 10 में से मैंने 3 सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पर अगर मुझे ये बताना हो कि भाई S2P कितना ज्यादा है S1P से, तो मुझे यहाँ पर ये लिखना चाहिए कि S2P माइनस S1P इज इक्वल्स टू, बल्कि यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर मुझे इस तरह से लिखना चाहिए था कि मेरे पास S2P में से, जैसे कि इसे फर्ज कर लीजिए कि S2P आपके पास लेट्स से 11 मीटर है, और उसके बाद आपको ये मालूम करना हो कि S2Q वाला हिस्सा क्या है, मतलब हमें तो इससे कंसर्न है ना कि ये हिस्सा कितना है। तो फर्ज कर लेते हैं कि ये 3 है, और बाकी वाला हिसाब हमारे पास 7 मीटर बच गए। ये 7 मीटर किस तरह से आएगा, जब S2P यानी कि 10 मीटर में से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे
P इंटू क्यू, यानी कि आपको यहाँ पर पी क्यू सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो आपके पास 3 मीटर वाला आंसर आ जाएगा, यानी कि S2 इंटू क्यू। यहाँ पर आपके पास S2 इंटू क्यू आ जाएगा। तो आपको पता चलेगा कि 10 मीटर में से आपके पास 7 मीटर उस सूरत में रह जाएंगे जब यहाँ पर 3 मीटर हो। इसका मतलब है कि अगर आपको S2Q मालूम करना हो तो आपको S2P में से जितना हिस्सा आपके पास रह गया यानी कि QP, इसे माइनस कर देना चाहिए, तो आपके पास S2P आ जाता है। इसे अगर मैं इस तरह से लिख लूं, S2 इंटू क्यू इज इक्वल्स टू S2P माइनस PQ। इसे कह देते हैं कि ये इक्वेशन A है और ये इक्वेशन B है। आपको मालूम है कि मैथमेटिक्स में अगर दो चीज़ों की राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो, जैसे कि इस सिचुएशन में हमारी लेफ्ट हैंड साइड दो इक्वेशन A की और इक्वेशन B की बिल्कुल एग्जैक्ट है, तो मैं कह सकती हूँ कि इनकी जो राइट हैंड साइड है वो भी इक्वल है। यानी कि मैं अब इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को अगर इक्वेट करूं तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड तो इक्वल है और राइट हैंड साइड में डी साइन थीटा इज इक्वल टू S2P इंटू PQ आ जाता है। ये तो हमारी दो इक्वेशन थी ए और बी, और हम शुरू में तो अपने एक इक्वेशन को भूल गए जिसके बारे में हम लोगों ने ये कहा था कि ये भी तो हमारी इक्वेशन है ना, S2P माइनस S1P, ये भी तो हमारी इक्वेशन ए डैश थी जिसे हम बताना ही भूल गए। तो अब देखा जाए तो हमारे पास एक इक्वेशन ए भी है, बी भी, और एक ए डैश भी, जिसे मैं आपको बताना भूल गई, सॉरी, इसे तो हम लोगों ने लिखा ही नहीं कि ए डैश भी तो एक इक्वेशन थी। तो अब मुझे ये बताना चाहिए कि मेरे पास एक इक्वेशन S2Q है जो कि डी साइन थीटा के इक्वेशन है, इसे हम इक्वेशन ए का नाम दे देते हैं। एक और हमारे पास इक्वेशन है जिसे S2Q कहना चाहिए और ये S2P माइनस PQ, ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन बी है। और एक इक्वेशन मजीद हमारी पहले भी थी जिसे हम लोगों ने कहा था कि S2P माइनस S1P पाथ डिफरेंस के इक्वल है, यानी कि S2P माइनस S1P। अगर मैं ये कहूँ कि जो हमारा S1P है, अगर इस बात पे गौर किया जाए कि ये S1P जो है, अगर मैं ये कहूँ कि ये, अब चूंकि हम लोगों ने तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लिया, जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा ही क्यों, इसका तो हम लोगों ने, इसका जो पर्पस है वो यही था कि हम लोग S1P को बराबर कर सकें S2P के। जब हम लोगों ने S2P के बराबर करना था तो हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो ऊपर से नीचे खींचा। उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ करने का मकसद यही था कि S2Q हिस्सा हम लोग उधर से निकाल लें और बाकी हिस्सा जो हमारे पास बचा है वो QP है, जो कि S2P में से हमारे पास बचा, जैसे कि 7 मीटर। अब देखा जाए तो ये जो अगर 7 मीटर है जिसे हम लोगों ने QP कहा, ये बिल्कुल S1P के इक्वल नहीं नजर आ रहा, बल्कि बिल्कुल उसी के इक्वल लग रहा है। तो मुझे यहाँ पर ये कहना चाहिए कि जो S1P है मेरे पास इक्वेशन ए में, जहाँ मैंने कहा कि पाथ डिफरेंस जो है वो इक्वेशन ए डैश कहा, जिसके बारे में मैं बताना ही भूल गई। अगर मैं यहाँ पर ये कंडीशन लगा दूं कि जो S1P है मेरा, S1P अब काफी हद तक PQ के इक्वल आ गया, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई लग रही है, बल्कि यहाँ पर देखने से भी हमें महसूस हो रहा है कि S1 इंटू P अब काफी हद तक QP के अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो गया, तो अगर मैं ये कहूँ कि इस चीज को मैं यहाँ पर इक्वेशन B में पुट कर लूँ, तो इक्वेशन B में पुट करने से मेरे पास S2 इंटू क्यू इज इक्वल टू S2P माइनस S1P आ जाता है। इसे मैं इक्वेशन C का नाम दे देती हूँ। तो ये हमारे पास एक मजीद इक्वेशन C आ गई। अब मैं S2Q जो कि इक्वेशन A है और इक्वेशन C को इक्वेट करूंगी, यानी कि मैं A एंड C को इक्वेट करूंगी, तो मेरे पास S2Q और S2Q दोनों लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो राइट हैंड साइड पर अब मेरे पास जो है इक्वेशन बचती है वो D साइन थीटा है, वो भी बराबर होना चाहिए इसकी राइट हैंड साइड के, जो कि S2P माइनस S1P है। तो हम लोग इक्वेशन ए डैश को कंसीडर करना भूल गए थे जिसमें S1P है, और इसको इसीलिए भूले थे ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि जो हमारे पास PQ आया है आखिर ये S1P के इक्वल आ चुका है। इसको S1P के अप्रोक्सीमेटली लाने के लिए ही हम लोगों ने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा था, और उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को खींचने से हमारे पास जो PQ जो रिमेनिंग पोर्शन रह जाता है वो अप्रोक्सीमेटली हमारे S1P के इक्वल आ जाता है, जिसकी वजह से हम ये कंडीशन अप्लाई कर देते हैं मैथमेटिक्स में। अगर कोई दो चीज़ें इक्वल आ रही हों तो हम लोग ये इक्वालिटी का साइन लगा देते हैं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल का साइन लगा देते हैं कि जो PQ है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है S1P के,
तो अगर ये बात ट्रू है, जैसे कि डायग्राम से भी ट्रू लग रही है, तो हम उस चीज़ को यहाँ पर पुट कर देते हैं और उस चीज़ को यहाँ पे इक्वेशन सी में पुट करने से, सी डैश का नाम दिया था हम लोगों ने इसे, सी डैश में पुट करने से हमारे पास S2P माइनस S1P आ जाता है, जो कि इक्वल है S2Q के। यहाँ पर भी S2 इंटू क्यू, S2 इंटू क्यू, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन ए और इक्वेशन सी डैश की इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी राइट हैंड साइड को भी इक्वल करना चाहिए। तो राइट हैंड साइड को इक्वेट करने से हमारे पास d साइन थीटा आ जाता है, जो कि S2 इंटू पी माइनस S1 इंटू पी के इक्वल आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग पाथ डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, और पाथ डिफरेंस हमेशा लाइट्स के लिए जो है वो d साइन थीटा इज इक्वल टू S2P माइनस S1P है। लेकिन जो हमारे पास इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है वो दो तरीके की होती है, एक कंस्ट्रक्टिव और दूसरी जो है वो डिस्ट्रक्टिव। तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, उस सिचुएशन में हम लोग ये करते हैं कि जब हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में बात करनी हो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस है, हम लोग कहते हैं कि पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू होता है m लैम्डा। तो ये बात तो ठीक है कि हमारी m लैम्डा जो है वो पाथ डिफरेंस है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, लेकिन चूंकि अब हम लोग यंग्स मॉडुलस के एक्सपेरिमेंट को इस्तेमाल करते हुए हमें पता चल गया है कि जो पाथ डिफरेंस है वो d साइन थीटा के इक्वल है। तो अब यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि d साइन थीटा इज इक्वल्स टू m लैम्डा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सिमिलरली अगर मुझे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में बताना हो, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहाँ पर इंटरफेरेंस आना चाहिए था, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमें मालूम है कि जो हमारा पाथ डिफरेंस है वो बराबर होता है 1/2 लैम्डा इंटू 1 प्लस m। अब चूंकि हमें पाथ डिफरेंस के बारे में भी मालूम है, तो मुझे ये लिखना चाहिए कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में भी ये d साइन थीटा के इक्वल है, यानी कि d साइन थीटा जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में m लैम्डा के इक्वल और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में 1 प्लस m इंटू लैम्डा बाई 2 के इक्वल है। इस चीज़ को हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में बाकायदा प्रूफ भी करेंगे कि ये किस तरह से इनके इक्वल है। फिलहाल आज की वीडियो में हमें ये पता चला है कि जो लाइट वेव्स की इंटरफेरेंस होती है वो d साइन थीटा के इक्वल है, जो कि इसका पाथ डिफरेंस है, और d साइन थीटा पाथ डिफरेंस है जो कि इक्वल है S2P माइनस S1P के। क्योंकि ये इसलिए इसके इक्वल है क्योंकि इस सिचुएशन में हमारी जो वेव है उनके नाम ही हमने S2P माइनस S1P दिए थे। लेकिन जब हम इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं तो प्रैक्टिकल में हमारे पास हमें मालूम है कि m लैम्डा भी आ सकता है कंस्ट्रक्टिव के केस में, और डिस्ट्रक्टिव के केस में हमारे पास 1 प्लस m इंटू 1/2 लैम्डा आ सकता है, और ये दोनों चीज़ें ही d साइन थीटा की इक्वल होती हैं।